बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आपका ये लेक्चर नंबर 7 है। और इससे पहले जो हमने अपना लेक्चर डिस्कस किया, अगर आप लोगों को याद हो, उस लेक्चर में हमने बात की इक्वेटोरियल और जनरल पोजीशन की। मेरा अपना जो माइंड है वो ये कहता है कि जो जनरल पोजीशन है उसमें थोड़ी सी कमी रह गई समझाने में, मे बी कि ठीक तरीके से नहीं समझा सका हूंगा। अब मैं कोशिश करता हूं पहले उसी पॉइंट को दोबारा समझाने की, ताकि उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो, ना कि रटा मारो कि ये किस तरीके से हमने किए हैं। तो पहले मैं उसी की जनरल लोकेशन की बात करता हूं या जनरल पोजीशन की। तो देखो पुत्र, ये जो आपके पास जनरल पोजीशन थी, इस जनरल पोजीशन में हमारे पास जो डायग्राम थी, मेन चीज डायग्राम समझने की है, ये है जनरल पोजीशन या लोकेशन पे आपकी वैल्यू ई की, जो कि एक डायपोल देता है, उसकी। देखो पुत्र, हमें ये पता है कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, ये दो चार्जेस डायपोल बन गए। हमें ये भी पता है कि इनके दरमियान जो है डायपोल मूवमेंट होती है, जिसकी डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब यहां जो हमने ट्रेंड फॉलो करना है वो ये करना है कि देखो बेटा, मैं इसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये सेंटर बन गया आपके पास। अब देखो, ना ही वो एक्सियल पॉइंट पे है, ना ही वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, इस जगह यहां मैं एक पॉइंट एम कंसिडर कर लेता हूं, जिसका फासला सेंटर से आर है। तो लाजिम बात है, ये जो आर डिस्टेंस है, ये उस पॉइंट का, तो ये किसी प्लेन के अंदर लाई कर रहा होगा, तो ये कोई ना कोई एंगल जरूर सबटेंड कर रहा होगा। हम ये भी कहते हैं कि चलो ये थीटा एंगल पे है। यहां तक उम्मीद है कि कोई मसला आपको नहीं होगा। अब बेटा, हम यहां क्या करेंगे, इससे पहले मैं इनको मिटा देता हूं। इससे पहले हमने जो भी बातें की, हमने आपने ये देखा कि हमने यहां से उसका फासला लिया, यहां से फासला लिया, तो डायरेक्ट ई की मदद से उसको सॉल्व किया। ई नेट निकाला, इक्वेटोरियल निकाली, फिर वो चीजें की। यहां उत्तर हम लोग क्या करेंगे, हम इसको डायपोल मूवमेंट की मदद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायपोल मूवमेंट खुद बजाते एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है डायरेक्शन रखती है पुत्र। और जब डायरेक्शन रखती है तो इसका मतलब है हम उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं पुत्र। तो हम अब लोग क्या करेंगे, हम अपनी इस पी को रिजॉल्व करते हैं पुत्र। मेरे ये कहने का मतलब है, अब वो रिजॉल्व भी कैसे करेंगे, इसको बड़े ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूं, क्योंकि एक एंगल थीटा बना रहा है और ये पी की ये डायरेक्शन है आपके पास पुत्र। तो अब ये देखना, मैं ऐसे करता हूं कि इसके ऊपर ये पॉजिटिव से इस पी के ये जो आर डिस्टेंस है, इसके ऊपर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूं। ये देखना पुत्र, ये प्रोजेक्शन मैंने यहां से प्लॉट किया। सिमिलरली अगर मैं इसको आगे की तरफ इधर एक्सटेंड करूं यहां, तो ये प्रोजेक्शन आपका प्लस ये बनेगा, जितना उधर यही एंगल इतना ही इधर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है यहां से यहां तक की लाइन जो है, ये आपके पास क्या कहला गया, ये आपके पास
मैं अब इसको बिल्कुल स्ट्रेट बना रहा हूं। ये देखो पुत्र, ये लाइन की बात कर रहा हूं। ये जो है ये प्रोजेक्शन है ना, तो जब ये प्रोजेक्शन है तो ये क्या कहलाएगा? अब अगर मैं इस ऊपर की बात करूं तो ये कहलाएगा आपके पास पी का कौन सा, क्योंकि थीटा इसके साथ बन रहा है, तो ये पी कॉस थीटा बनाएगा। प्रोजेक्शन जो है इसका ये पी कॉस थीटा बनाएगा। ये देखो पुत्र, मैंने ऐसे कर दिया। ये इसके ऊपर कौन सा कंपोनेंट है? ये इसके अलाउंग एक्स एक्सिस यानी प्रोजेक्शन इसका बताया इसने। पी ने अपना आपको रिजॉल्व किया और इसने अपना एक कंपोनेंट इधर शो किया। सिमिलरली अगर मैं ऐसे करूं कि इसी लाइन के ऊपर यही अपने आप को रीजन मानूं, इस पे परपेंडिकुलर यहां से फेंकूं, ये देखो ये परपेंडिकुलर मैंने फेंक दिया इसके ऊपर, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर तो ये क्या करेगा? ये जो कंपोनेंट इसका होगा, अगर इसको कहते हो तो मैं इक्वल डिस्टेंस पे बनाना चाह रहा हूं ताकि जितना ये है इतने ये आ जाए। ये देखो ये वाला, तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा इसका? ये परपेंडिकुलर मैंने इस लाइन पे फेंका होकर, और ये क्या कहलाएगा आपका? ये वाला, इसको मैं कहूंगा ये आपका पी साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। ये कंपोनेंट, यहां तक उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ अब क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या किया। मैंने यहां से प्रोजेक्शन बनाया इसके ऊपर, क्योंकि ये थीटा इस लाइन, ये जो डिस्टेंस आर है इसके साथ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका पी कॉस थीटा फिर हो गया। और इसके ऊपर अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर फेंकता हूं तो ये अगर पी कॉस थीटा है तो ये पी साइन थीटा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो पुत्र कि अगर ये आपका एक रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, तो लाजिम बात है इस रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट होंगे पुत्र, एक अलोंग एक्स एक्सिस इसके, मतलब एक ये होगा और एक इसका ये होगा। ठीक हो गया? वो रिजल्टेंट है। ये बिल्कुल ये सूरत ऐसे ही है कि एक प्लेन में ऐसे एक अगर ए वेक्टर है, ये थीटा बना रहा है, तो ये इसका क्या होगा? ये इसका एक्स होगा, ये इसका वाई होगा, यानी ये एक्स कहलाएगा, और जो दूसरा है वो इसका आपके पास वाई कंपोनेंट कहलाएगा होता है, यानी वो आपका एक्स कहलाएगा और दूसरा कंपोनेंट आपका वाई कहलाएगा। काल आ रही थी बीच में, तो अब मैं उस काल को काट रहा हूँ। काल भी है डॉक्टर मती साहब की है काल, तो लेकिन क्योंकि लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए मैं ने वो काल काट दी डॉक्टर मती की। अच्छा पुत्रों, खैर, तो ये देखो ये ए एक्स हो गया, ये फिर क्या कहलाएगा? ए वाई कहलाएगा आपके पास। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखो ए एक्स ए वाई परपेंडिकुलर, तो यहां भी ये क्या होंगे? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये रिजल्टेंट है उसका दरमियान में। तो ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये आपका कॉस बनेगा जिसके साथ एंगल है, और ये आपका साइन बनेगा। बिल्कुल मैंने यही चीज यहाँ प्लॉट की है। यहां तक उम्मीद है कि आपको कोई कंफ्यूजन अब मतलब पी कॉस और पी साइन लेने में नहीं आई होगी पुत्र, कंफ्यूजन दूर होगी पुत्र आपकी। अब इसी को आगे बढ़ाता हूं, अब गौर से समझना इस पॉइंट को। इसको ऐसे समझो कि ये मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो लाइन यहां से यहां तक मैंने प्लॉट की, क्योंकि ये सेंटर मैंने इसका माना हुआ है तो मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। ये सेंटर माना हुआ है मैंने, तो मैं इसको और बस ये ठीक है, इसको मैं बड़ा कर दूं या कि छोटा भी कर सकता हूँ, आपकी अपनी मर्जी। अगर मैं ये कहूँ कि इस पी को एम को मैं यहाँ थोड़ा सा ले लूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये पॉइंट, अब ज्यादा क्लियर होगा आपको। अब और से समझना इस पॉइंट को। अब देखो, अब मैं इसके एक्स एक्सिस पे आता हूँ।
P cos थीटा पे। इसको अब ये समझो कि ये पॉइंट जो है, ये क्योंकि ये लाइन है ना, तो ये देखो एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है मेरे पास, ये देखो प्रोजेक्शन वाला एक ये पॉइंट, प्रोजेक्शन वाला एक ये पॉइंट। इसको ऐसे समझो कि ये आपका वो डायपोल बैठा हुआ है। तो जब ये डायपोल ये बनेगा आपका, तो ये जो पॉइंट M है, आप देख सकते हो ये उसके एक्सियल पे जा रहा होगा, ये वाला उसके एक्सियल पे जा रहा होगा। ये देखो बिल्कुल वही सिचुएशन देखो कि एक प्लस एक माइनस, या इधर माइनस इधर प्लस, तो इस पॉइंट पे आपका वो M पॉइंट है। अब देखो ये डिस्टेंस आपका इसके सेंटर से यहां से ये R के बराबर है, तो ये देखो एक्सियल पे जा रहा है। तो ये देखो इनको डायपोल कंसीडर करो आपने, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट ही के कंपोनेंट है, इसलिए ये एज्यूम करो कि ये आपके पास क्या है, ये डायपोल है। तो ये डायपोल यहाँ बने हुए हैं, तो ये देखो ये प्लस और माइनस का ये हो गया, ये माइनस ये प्लस, तो ये M का जो पॉइंट है इसके साथ, तो ये किस पे जा रहा है, ये उसकी एक्सियल पे जा रहा है पुत्र, ये उसका एक्सियल कंपोनेंट हो गया। तो मैंने P को रिजॉल्व किया किसमें, दो डायरेक्शन में किया, एक अलोंग R, ये देखो ये अलोंग R हो गई, और एक परपेंडिकुलर R होगी पुत्र। जो अलोंग R है आपके पास, ये क्या है, ये एक्सियल लाइन है आपके पास, तो M आपका किस पे लाई कर रहा है, M लाइज ऑन एक्सियल लाइन। ये देखो M जो है, ये जो P cos T, ये एक्सियल लाइन पे है। तो मैं कह सकता हूं, ये अब मैं सिर्फ शॉर्ट करके लिखूंगा, क्योंकि ये पहले चीजें मैं लिख चुका हूं, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए थी, समझाने के लिए थी। ये देखो ये एक्सियल हो गया आपके पास, तो M is on axial line of कौन से कंपोनेंट की, P cos थीटा के, इस कंपोनेंट की एक्सियल लाइन पे। ठीक हो गया यहां तक, ये हमें समझ आ गया कि जो M है आपका, वो एक्सियल लाइन पे वो पॉइंट किसकी, P cos थीटा की। अब सिमिलरली दूसरे के मुताबिक देखो, अब ये जो लाइन है, ये जो कंपोनेंट, इसको ये समझो, ये पॉजिटिव क्यों, ये नेगेटिव क्यों, एक पॉजिटिव क्यों, एक नेगेटिव क्यों। ये देखो ये दो डायपोल हैं, और इनके बिल्कुल देखो ये परपेंडिकुलर है, ये देखो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है पुत्र, इन दोनों के, इन दोनों पे इसको। अब इनको, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये आपको नहीं पता। अब आप सिंपल किसको याद रखो, अब दूसरे को याद रखो। पहले में क्या है, पहले में इसको भूल जाओ, इसको याद रखो, सिर्फ ऐसे समझ लो। तो अब ये देखो ये दो डायपोल है आपके पास, जब ये दो डायपोल है तो इसके बिल्कुल इक्वेटोरियल पे बैठी हुई है ये पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पे ये देखो, तो इक्वेटोरियल, ये देखो ये और ये इक्वेटोरियल पे है, तो ये लाइन कौन सी है आपके पास, ये P sin थीटा है ना पुत्र आपके पास। तो P sin थीटा इसकी क्या है, ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। M is on इक्वेटोरियल लाइन ऑन, M is on इक्वेटोरियल लाइन ऑफ किसके, P sin ऑफ थीटा की इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक हो गया, इसकी है। अब उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और जब इक्वेटोरियल लाइन होती है, तो P की अगर डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ये अगर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो P नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो वहां E हमेशा आपका इसके ऑपोजिट यहां लाई कर रहा होता है। एक्सियल में इधर E की डायरेक्शन, और इक्वेटोरियल में इसके ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये होगा, जो रिजल्टेड इनका होगा वो यहाँ कहीं दरमियान में, इधर कहीं दरमियान में, यहाँ उसका रिजल्टेंट लाई कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पुत्र। अब उम्मीद है कि आपको ये एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ई क्यू इक्वेटोरियल, ये देखो ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल। तो आप देखो उनके दरमियान में कहीं रिजल्टेंट होगा पुत्र। अब उम्मीद है कि ये डायग्राम आपको क्लियर होगी होगी। अब डायग्राम तो आपको क्लियर हो गई कि एक P cos थीटा है, एक P sin थीटा है। तो हम, अगर हमें ये पता है कि जब हम लोग एक्सियल के थ्रू आते हैं, तो वहां E ऑफ डायपोल जो होती है, E ऑफ एक्सियल जो होती है डायपोल की, वो किसके बराबर होती है, वो हमें पता है
2 टाइम ऑफ पी ऑफ 2 टाइम ऑफ पी ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब होती है। ठीक हो गया। ये एक्सियल में अगर आपको याद होने पड़ी, लेकिन यहां कौन सा कंपोनेंट पी का डील कर रहा है, ये पी क्योंकि कंपोनेंट में है तो इसलिए मैं इसको साथ एक्स से लिख लेता हूं और आसानी होगी। अब आपको कंसेप्ट और समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं 2 टाइम ऑफ पी एक्स, कौन सा ये है, पी का कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला, ये पी कॉस थीटा, पी एक्स का पी cos theta आ गया, x axial line divided by 4 pi epsilon naught into r cube हो गया आपके पास। तो ये कहला गई आपकी E of axial। ये देखो होता है, ये आपके पास ये निकल आया। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं तो ये देखो, वही मैं क्या करता हूं, ई इक्वेटोरियल की बात करता हूं, ई इक्वेटोरियल, ये किसके बराबर होती है, आपको पता है इसमें 2 नहीं होता, इसमें सिंपल p होता है और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होता है। और कौन सा कंपोनेंट है इसका, y कंपोनेंट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो पी वाई हमें पता है किसके बराबर है, p sin थीटा होता है, पता है। तो E ऑफ इक्वेटोरियल ये क्या हो गया, P ऑफ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब। अब ये देखो, ये आपका ये हो गया। और इन दोनों का अगर आपने रिजल्टेंट निकालना है तो मैग्नीट्यूड, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाला गया, अगर आपको याद हो, ई एक्सियल प्लस ई इक्वेटोरियल करके मैंने इसको आगे सॉल्व किया। और आप अगर उसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो टेंजेंट अल्फा लगा के tan थीटा इज इक्वल टू ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है पुत्रों, तो इसलिए परपेंडिकुलर थ्रू ये जो tan होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग होता है, इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय एक्सियल। तो वहां से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वहां से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो आपके पास ये आती है, यानी ई ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू ई ऑफ इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय ई ऑफ आपके पास एक्सियल आ जाएगी। तो ई इक्वेटोरियल पी साइन थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ई एक्सियल 2 पी cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब है। तो ये आपको यहाँ से अगर आप कहते हो तो मैं आपको यहीं से इसकी डायरेक्शन भी बता देता हूँ कि इसकी डायरेक्शन को आप लोग कैसे निकालोगे, वो मैं चलो इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। उम्मीद है कि अब आपको इसके कंसेप्ट को समझने में कोई मसला नहीं आ रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि अब आपको इसके अंदर जो अगर प्रॉब्लम वहां थी उसको यहाँ आपको दूर किया जाए, ताकि आप लोग रटा ना मारो बल्कि इसको समझ के पढ़ो। तो अब मैं यहाँ इसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन टेंजेंट थीटा होता है, या tan अल्फा कह लो, tan थीटा ये आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और यहाँ टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपके पास जो था ये tan अल्फा, अगर इसको कहते हैं तो उसको रख लेना, वो आपकी अपनी मर्जी। tan अल्फा चलो मैं कह देता हूँ, परपेंडिकुलर में आपका कौन सा कंपोनेंट है, ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय ई ऑफ आपका एक्सियल, ये कंपोनेंट है। तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इक्वेटोरियल की क्या वैल्यू है, p साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब डिवाइडेड बाय ई एक्सियल 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब। ये देखो, यहां से देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, तो आपके पास 1/2। तो tan अल्फा कितना आया, डायरेक्शन इसकी, ये तो अब खत्म हो गया, ये तो अब नहीं है, कंफ्यूज ना होना, ये मैं हाथ ही से मिटा देता हूँ इसको। ये देखो, यहीं से tan अल्फा 1/2 टेंजेंट ऑफ थीटा आता है आपके पास। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा।
इसमें आप थीटे की वैल्यू पुट करते रहो तो आपको उसकी डायरेक्शन जो है वो पता चल जाएगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ फॉर डायरेक्शन। ये जनरल है कि आपकी ई की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि वो जीरो है, किसके बराबर है, पैरेलल है या क्या है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो ये जनरल फार्मूला अगर आप कहते हो तो मैं ई ऑफ रिजल्टेंट जो जनरल है वो लिख देता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, अगर आपको याद हो, और इधर p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब है। तो ये आपका जनरल फार्मूला ये है, यानी कि ये हो गया ऐसे। चलो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ p ऑफ, ये आपके पास क्या हो गया, ये बाहर आ गया और ये आपके पास अंडर रूट में आ गया। तो यहाँ से ये जनरल फार्मूला था। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। जो भी आपको अगर वहाँ मसला था, अब मैंने कोशिश की है आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो इस तरीके से आप लोग जो भी डायपोल का ऐसे आता है क्वेश्चन आ जाए या जो पोजीशन आ जाए, तो मेरा ख्याल है अब आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए उसके मतलब इसको बताने का कि ई की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये पता होना चाहिए आपको पुत्र। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है पुत्र, अब मैं उसकी बात करता हूँ कि अगर यही डायपोल है, देखो पुत्र हमने कभी फील्ड की बात यहाँ नहीं की, हमने ये नहीं कहा कि ये फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। अब अगर मैं ये कह दूं कि यही डायपोल आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने प्लेस कर दिया है, तो फिर इसके ऊपर क्या सिचुएशन होगी, ये कैसे बिहेव करेगा। तो पुत्र अब मैं उसकी बात करने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर यानी डायपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले उसकी बात करूंगा, उसके बाद टाइम मिला तो फिर हम वर्क डन इन जो आपके पास ये जो डायपोल होगा इसके ऊपर कितना वर्क होता है, इसने एनर्जी कितनी स्टोर किया पुत्र, ये इंशाल्लाह हम लोग फिर देखेंगे, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपके डायपोल के मुताबिक वो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, आपको कहीं मसला ना हो इस डायपोल को समझने के लिए कि हम इसकी एनर्जी कैसे निकालें, किस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो अब जो है वो है डायपोल केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं उसकी बात करूं कि डायपोल केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आपको उसका कंसेप्ट भी बताता हूं। पहले मैं इसको वैसे लिख लेता हूं, डायपोल केप्ट in an electric field, कि आपके पास डायपोल जो है इसको आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है, तो अब इस डायपोल पे क्या होगा, किस तरीके से है, उसकी बात ही करता हूं। बेटा सबसे पहली बात हम एज्यूम पहले करेंगे कि अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ये क्या है कि ये यूनिफॉर्म है, तो फिर क्या होगा। तो और फिर आप देखिए कि हम उसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो किस तरीके से वो है उसको बात करते हैं बेटा। अब देखो बेटा मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करता हूं, ये देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ई है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जिसकी डायरेक्शन हमने दे दी। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक डायपोल को प्लेस कर देता हूं पुत्र, एक डायपोल को इसके अंदर रख देता हूं पुत्र। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ये मेरा नेगेटिव चार्ज और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज, मैंने क्या किया इस डायपोल को यहां प्लेस कर दिया इसके अंदर, ये 2L इसका डिस्टेंस हो गया, और लाजिम बात है फील्ड की डायरेक्शन उधर है, ये ऐसे प्लेस किया मैंने, ये देखो पुत्र ये फील्ड की डायरेक्शन है,
तो मैंने अपने डाइपोल को ऐसे इस तरीके से टिल्टेड करके ऐसे प्लेस किया है पुत्र इसमें। तो लाजमी बात है ये कोई ना कोई क्या करेगा, एंगल सबटेंड करेगा। तो इस एंगल को मैं कह देता हूं ये थीटा एंगल है इसके साथ। ठीक हो गया, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई की डायरेक्शन होगी। अब देखो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी बात है पॉजिटिव चार्ज पे भी फोर्स लगाएगी और नेगेटिव पे भी फोर्स लगाएगी। तो मैं अगर पॉजिटिव चार्ज पे देखूं तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना पसंद करता है मतलब, यानी दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हो कि इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इस डायरेक्शन में यहां रखेगी। ये मैंने दूसरा एरोहेड ये जो डाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इस पे इधर फोर्स लगेगी। ये जो फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो होगी ये किसके बराबर होगी, Q इंटू ई के बराबर हो जाएगी F उस डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेगी, ये हमेशा पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन लगेगी। तो ये जो होगी F इज इक्वल टू इसको कह दो माइनस Q इंटू ई, ये इधर लगेगी फोर्स की डायरेक्शन इस पे। ठीक हो गया मित्रों। अब एक आगे की तरफ एक इधर, तो नेट फोर्स और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसमें क्या होती है, अगर मैं इसको फोर्स लिखूं तो F इज इक्वल टू अगर लिखूं तो F नेट क्या होगी, इस पे फोर्स Q इंटू ई, इस पे फोर्स माइनस Q इंटू ई, F नेट इज इक्वल टू क्या होगी 0। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसमें नेट फोर्स क्या लगेगी, इसके ऊपर 0 लगेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि आपका ये जो डायपोल का सिस्टम है पूरा ये लीनियर मोशन नहीं ओबे करेगा, इसकी लीनियर मोशन नहीं होगी, ये साहब ऐसे आगे की तरफ नहीं जाएगा, लीनियरली आगे की तरफ मूव नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स ही 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दे डू नॉट हैव any linear motion, any linear motion, इसके पास कोई लीनियर मोशन नहीं होगी, इसका ये मतलब है। अब हमें ये भी पता है कि इसके ऊपर दो इक्वल और ऑपोजिट जो फोर्सेस हैं वो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं और जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक फोर्स इधर है दूसरी फोर्स इधर हो। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि एक इधर है बॉडी दूसरी बॉडी इधर है, एक के ऊपर इधर फोर्स लग रही है दूसरी के ऊपर इधर फोर्स लग रही है, इनके दरमियान कोई डिस्टेंस भी है, तो ये देखो ये इसको इधर रोटेट करवाएगी ये इसको इधर रोटेट करवाएगी, तो इसके ऊपर क्या पैदा हो गया, तो इसके ऊपर कपल पैदा हो गया ना, इसके पास कपल हो गया, दूसरे लफ्जों में इसके पास रोटेशन आ गई। तो ये क्या करेगा, ये उसको रोटेट करवाएगा न कि लीनियर मोशन देगा। ये क्या करेगा, ये उसको रोटेट करवाएगा न कि उसको क्या करेगा लीनियर मोशन देगा पुत्र। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि जब भी हम लोग किसी भी डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां आपके पास क्या होता है कि वो डायपोल लीनियर मोशन नहीं लेता बल्कि वो क्या करता है, वो रोटेट करता है, वहां उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है एक कपल लगता है, और वो जो टॉर्क होगा वो कितना है, अब मैं उसकी बात करता हूं कि ये जो टॉर्क होगा ये जो टॉर्क है जो इधर आएगा, हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, यानी आर जिसको आप लोग कहते हो। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं, मैं इसको ये कह दूं कि यहां जो डिस्टेंस है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस यानी मूवमेंट आर्म जिसको आप लोग कहते हो, तो वो कितना होगा उसकी बात अगर मैं करूं तो ये देखो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अगर मैं ऐसे करूं कि यहां से परपेंडिकुलर यहां प्लॉट कर दूं, इसको मैं नाम बी कह दूं इसको सी कह दूं, ये ए हो गया। तो ए बी सी, तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन फोर्स है, अगर एक फोर्स इधर है ऐसे, ये अगर एक फोर्स है
तो ये जो सेंटर का फासला, अगर ये फोर्स इधर है तो ये जो सेंटर है इसका इधर वाला, या ये यहाँ भी देख लो कि ये जो यहाँ सेंटर जो है इसका, ये जो डिस्टेंस है ये टोटल कितना है, ये आपके पास BC के बराबर है पुत्र। ये डिस्टेंस आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए पुत्र, क्योंकि माइनस क्यू इधर लग रही है, ये देखो माइनस क्यू इधर, तो ये जो डिस्टेंस है ये BC है, 2L तो नहीं है, तो ये जो BC है ये हमने क्या करना है, ये हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब इसको निकालना है हमने। तो मैं अगर इधर लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं फोर्स आपको पता है किसी भी चार्ट पे लग रही है, मैंने इधर लिखी हुई है QE, फोर्स कितनी है QE इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ये कितना है, ये BC है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है होता है, इन फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो BC है होता है। ठीक हो गया। तो आप देखो, अगर आप डायग्राम देखो तो आप BC निकाल सकते हो ना पुत्र, कैसे कि 2L हमें ये पता है और BC हमारे पास ये है, तो हम लिख सकते हैं, अगर आप देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इधर बना देता हूँ यहाँ, ये देखो पुत्र, ये थीटा, ये B, ये C, ये 2L है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BC अगर मैं निकालूं तो ये इसका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेन्यूज, ये इसकी बेस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन देता है, अगर आपको याद हो तो हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम में कह सकता हूं BC बाय 2L, ये किसके बराबर है, साइन थीटा, सम पीपल है, तो यहां से BC निकालूं तो BC इज इक्वल टू 2L इंटू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास, BC क्या आएगा 2L साइन ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास। तो अब मैं अपनी इक्वेशन 1 को लिख सकता हूं ना, अब मैं बाकी को वहां से मिटाता हूं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। अब ये देखो पुत्र, मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं इस साइड से, कि ये जो है इसको अब मैं मिटाता हूं, तो इसको मिटा दिया मैंने। अब देखो, तो यहां मैं लिख देता हूं इसको, ये तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, टॉ इज इक्वल टू QE इंटू BC की जगह 2L साइन ऑफ थीटा आ गया आपके पास। तो BC की जगह आपने क्या किया, 2L साइन ऑफ थीटा लिख दिया पुत्र आपने। अब यहीं से अगर मैं मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो आपको पता है इसका भी तो साइन थीटा है, उसको अगर मैं, क्योंकि ये तो ये जो था टॉर्क ये 90 डिग्री था तो मैक्सिमम ही था उधर, यानी फॉर मैक्सिमम टॉर्क, ये देखो टा QE इंटू 2L साइन ऑफ थीटा, एक तो ये हो गए, इंटू आपके पास साइन थीटा आएगा ना बच्चा, उसको साइन थीटा प्राइम अगर कह दूं तो थीटा प्राइम 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके ऊपर, तो 90 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू QE 2L इंटू साइन ऑफ थीटा रह गया आपके पास। अब यहां से लिखो, हमें पता है कि P इज इक्वल टू 2QL होता है डायपोल मोमेंट जो होती है, डायपोल मोमेंट अगर ये होती है तो टा इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देखो 2QL की बजाय PE इंटू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है, PE इंटू साइन ऑफ थीटा आपके पास इस इक्वेशन में आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू P साइन थीटा, और इसी को अगर हम ये भी लिखें, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं कि टा इज इक्वल टू P क्रॉस E, अगर मैं साइन थीटा रिमूव करूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, तो ये देखो इसका टार क्या हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा, और इसका मतलब है ये इसको रोटेट करवाएगी आपकी जो वो है फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर अगर आप इसको प्लेस करोगे। अगर मैं अब ये कहूं यहीं से, अब मैं ये बात कर दूं कि अगर ये फील्ड आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर क्या होगा, उसमें हम लोग
ये लिख सकते हैं कि देखिए एक तो इस पे टार्क भी लगेगा पहली बात, और दूसरी क्या होगी कि इन दोनों में से ये जो दो हैं, इन दोनों चार्जेस के ऊपर ये जो फोर्स लग रही है, कोई भी एक फोर्स ज्यादा हो जाएगी और दूसरी उससे कम हो जाएगी, यानी ये दोनों इक्वल नहीं रह सकती क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एक, चाहे वो माइनस क्यू वाली बढ़ जाए या वो प्लस क्यू वाली बढ़ जाए, कोई भी एक फोर्स जो होगी वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी पुत्र। तो इसका मतलब क्या होगा, वहां क्या होगा, रोटेशन भी होगी और मूवमेंट भी होगी, क्योंकि वो फोर्स उसको आगे की तरफ लेके जाएगी। तो ये रोटेट भी करेगा प्लस मूव भी करेगा जब इसके पास ई जो होगी वो क्या होगी, वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो इफ ई इज नॉन यूनिफॉर्म देन one of the force will be larger and one will be smaller, then there will be linear motion। तो उसके अंदर linear motion भी होगी प्लस उसके पास क्या होगी, रोटेशनल मोशन भी उसके पास आएगी। तो यहां से हम ये जो T इज इक्वल टू P क्रॉस E है, यहां से हम लोग कंडीशंस निकाल सकते हैं, स्पेशल कंडीशन, क्योंकि आपको पता है कि ये थीटा पे बेस कर रही है पुत्र। अगर मैं इस थीटे को जीरो ले लेता हूं, ये जो एंगल थीटा है इसको अगर मैं जीरो कह देता हूं, तो वहां क्या होगा, साइन जीरो जीरो, तो टार्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब टार्क जीरो हुआ तो इसने रोटेट तो नहीं करना, तो जब रोटेट ये नहीं करेगी उसका मतलब क्या हो जाएगा, P और E साफ ये दोनों होगी, लाजिमी बात है इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा, P कहां डायरेक्शन, माइनस क्यू से प्लस P, ये देखो ये P और ये E है, देखो इधर P जा रहा है इधर E है। तो लेकिन जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो उस वक्त P और E जो दोनों होगी ये एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगी, ये दोनों क्या होंगी, ये एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगी। यानी दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हो आपका ये जो डायपोल है ये आपका यहां से उठ के इधर आ जाएगा, यानी जो डायरेक्शन ई की होगी उसी डायरेक्शन में आपका पी पड़ा होगा। और ये आपकी कब होगी, जब थीटा जीरो होगा आपके पास, यानी टॉर्क उसके ऊपर क्या होगा, जीरो होगा। और इस चीज को कहते हैं, ये आपके पास स्टेबल कंडीशन। अब मैं इसको रिमूव करके बाकियों को बनाता हूं ताकि आप लोग ये जो स्पेशल कंडीशंस हैं इसकी ये पहले समझ सको। उसके बाद हम बात करेंगे कि जी जब ये रोटेट कर रहा है फील्ड के अंदर तो आया इसके ऊपर वर्क हो रहा है या आया वर्क होगा नहीं होगा, वो बात की बात पहले पुत्र इसकी मैं स्पेशल जो कंडीशंस हैं उनकी बात करता हूं पुत्र। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये पता लग गया कि इसमें टार्क का जो रिलेशन है वो P क्रॉस E के साथ है पुत्र। टार्क क्या है, P क्रॉस E के बराबर है। तो अभी हमने पढ़ा टार जो है वो बराबर है P क्रॉस E के, और टार इज इक्वल टू हमें पता है PE साइन ऑफ थीटा है। तो अब स्पेशल कंडीशंस जो हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, इसमें स्पेशल कंडीशंस होता है किसके लिए, फॉर थीटा के विद रिस्पेक्ट टू मैं बात कर रहा हूं सारी चीजें, ये सारी बात मैं स्पेशल कंडीशन डिपेंड अपॉन, स्पेशल कंडीशन किसकी डिपेंडेंस पे है, थीटा की डिपेंडेंस पे है, थीटा ऊपर डिग्री डाल दिया मैंने, तो इसकी कंडीशंस पे है। तो अब सबसे पहली कंडीशन क्या है कि व्हेन मैं ये कहूं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो जब जीरो है तो टार क्या हो जाएगा आपके पास, टा होता है पी ई साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ जीरो जो होता है साइन जीरो जीरो, तो टार्क आपके पास उसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P एंड E जो है वो अलोंग सेम लाइन होंगी, अलोंग सेम, P और E की डायरेक्शन अलोंग सेम लाइन एक ही है। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्शन है तो डायपोल के अंदर माइनस क्यू, और ये अगर प्लस क्यू है तो इसका ये जो P है ये भी उसी डायरेक्शन में होगा जो E की डायरेक्शन है,
क्योंकि उसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये कहलाती है इसकी कौन सी कंडीशन, इसको कहते हैं, ये आप स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। इसको क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। ये इसकी स्टेबिलिटी की कंडीशन है। ये स्टेबल यानी उस वक्त टॉर्क को नहीं एक्ट करेगा, यानी पी और ई आपस में पैरेलल हो जाएगी। और दूसरी बात, अब when theta is equal to 90 डिग्री, फिर क्या होगा, when theta is equal to 90 डिग्री, अब टॉर्क क्या होगा उसके ऊपर, तो टा इज इक्वल टू, मैं यहां बैठ के लिख देता हूं, टा इज इक्वल टू पीई साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 1 होता है, तो यहाँ पीई के बराबर हो जाएगा टार्क, यानी टार्क आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। टार्क आपका मैक्सिमम टार्क करेगा जैसे हमने उसको प्लेस किया है। और इसमें पी और ई दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगी, यानी ये देखो ई इस डायरेक्शन में चला जाएगा और पी आपका इधर पड़ा होगा। ये डायरेक्शन आपकी पी की होगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, तो ये ई आपकी क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी। तो देन पी एंड ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जब कंडीशन आएगी तो उस वक्त टार्क तो उस पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रोटेशन करेगा। तब करेगा जब वो परपेंडिकुलर पड़े होंगे पुत्र आपस में। और लेकिन जब पैरेलल होंगी पी और ई, फिर कोई टार्क नहीं होगा, लेकिन वो अपनी जगह पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा, क्योंकि वो ऐसे सीधा बिल्कुल ई के पैरेलल पड़ा होगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ मैक्सिमम टॉर्क है पुत्र आपके पास। इसी तरीके से व्हेन थीटा इज इक्वल टू, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री में भी आप देखो तो वहां क्या कंडीशन है आपके पास, देन पी और ई क्या हो जाएंगी आपस में, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ये ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, यानी एक इधर ये आ गया माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये आपका पी है। अब यहाँ क्या होगा, पी अगर माइनस क्यू ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। और जब ये 180 आएगी तो ये आपके पास, अब यहाँ आप देख सकते हो कि एक इधर है और एक इधर है, तो ये दोनों अनस्टेबल पे हैं, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। स्टेबल में ये इसको मतलब कि ऐसे उस डायरेक्शन में होंगी तो वो वहां स्टेबल है, लेकिन यहाँ भी बेशक इसमें टॉर्क जो है वो जीरो है, लेकिन वो खुद क्या है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका पी और ई है, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, इसलिए वहां आप लोग कहोगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है आपस में। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको और ज्यादा भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन ये जो लेक्चर है आपका, क्योंकि अब 50 मिनट्स होने पे हैं, तो यहीं तक आप लोग बस समझ लो कि जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो ये इसके ऊपर अनस्टेबल की कंडीशन होगी, ये स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये यहां तक हो गया। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये कंडीशंस हैं आपके थीटा की पुत्र, कि कहाँ स्टेबल होगा, कहाँ मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, कहाँ आपके पास अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन ऑपोजिट है आपके पी की और ई की, तो उधर वो इतनी आसानी से नहीं आएगा, वो अनस्टेबिलिटी उसके अंदर क्रिएट हो जाएगी पुत्र। इस लेक्चर में अगर किसी बेटे या बेटी को कोई भी मसला हो तो पुत्र आप पूछ सकते हो। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कि वो उसमें क्या करेंगे।